हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, सावधानियाँ रखें। हमारा चैप्टर चल रहा है नए साझेदार का प्रवेश। और नए साझेदार के प्रवेश के समय विभिन्न समायोजनाएँ की जाती हैं, जिनमें से हमने ख्याति का मूल्यांकन और नए साझेदार के प्रवेश के बाद नए लाभ हानि वितरण अनुपात से संबंधित कंसेप्ट पे चर्चा की थी। उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी किए थे। उम्मीद करता हूँ आपने उन सबको देखा होगा। तो उसी कड़ी में हमारा नया कंसेप्ट है नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति तथा दायित्वों का पुनः मूल्यांकन, यानी revaluation of assets and liabilities। जब एक नया साझेदार संस्था में प्रवेश लेता है तो उस समय नए साझेदार के कहने पर या पुराने साझेदारों की सहमति पर संस्था की जो संपत्तियां और दायित्व हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज़, उनका मूल्यांकन दोबारा, पुनः मूल्यांकन का मतलब है दोबारा मूल्यांकन, उनका मूल्यांकन दोबारा किया जा सकता है। अब जब किसी संपत्ति या दायित्व का मूल्यांकन दोबारा, मान लीजिए संस्था की जो बैलेंस शीट है, जब नया साझेदार प्रवेश के लिए आया है उस समय संस्था ने अपनी बैलेंस शीट दिखाई प्रीवियस ईयर की, और उसमें किसी संपत्ति का मूल्य 50,000 रुपये है, और इसका पुनः मूल्यांकन यानी बाज़ार में इसका मूल्य यदि लगवाया जाए तो इसका मूल्य या तो 50,000 होगा, या 50,000 से कम होगा, या 50,000 से ज़्यादा होगा। तीन ही कंडीशन हो सकती हैं। कोई भी संपत्ति हो, कोई भी दायित्व है, जो संपत्ति में प्रदर्शित मूल्य है यानी बुक वैल्यू है, पुस्तक मूल्य है, जब हम उसका दोबारा मूल्यांकन करते हैं तो उस संपत्ति या दायित्व का मूल्य या तो उतना ही है होगा जितना बैलेंस शीट में दिखाया गया है, या उससे कम होगा, या फिर ज़्यादा होगा। ये तीन कंडीशन हो सकती हैं। यदि बैलेंस शीट में दिखाए गए मूल्य के बराबर ही बाजार मूल्य है तो कोई लाभ हानि नहीं है। लेकिन यदि किसी संपत्ति और दायित्व का मूल्य बाजार में उस मूल्य से कम या ज़्यादा है जिस मूल्य पे वो बैलेंस शीट में दिखाई गई हैं, तो हमें लाभ या हानि होगा। कैसे होगा? यदि किसी संपत्ति का मूल्य पुनः मूल्यांकन के समय बढ़ता है, बढ़ने पर तो उस बढ़े हुए मूल्य को हम लाभ मानेंगे। जैसे मान लीजिए संपत्ति 50,000 की है और ये बाज़ार में 55 की बिके, तो 5,000 का क्या कहलाएगा? लाभ। उल्टा भी हो सकता है, यानी किसी संपत्ति का मूल्य कम हो जाए तो जो डिफरेंस होगा, यानी ये 50,000 की जो संपत्ति है 50,000 की जगह 45 की रह जाए, तो जो डिफरेंस है वो मानी जाएगी हानि। यानी संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा तो लाभ, संपत्तियों का मूल्य कम होगा तो हानि। लेकिन दायित्व के संबंध में ये उल्टा है। कैसे? कि यदि किसी दायित्व का मूल्य बढ़ेगा तो उसे हम हानि मानेंगे। क्यों? मान लीजिए कोई दायित्व 10,000 रुपये है। दायित्व का मतलब है जो पैसा हमें वापस करना है, लोगों को हमें भुगतान करना है। कोई दायित्व 10,000 का है और उसका मूल्य बढ़ गया, यानी 10 की जगह अब हमें पेमेंट कितना करना पड़ा? 12। तो ये जो डिफरेंस है, मूल्य बढ़ गया जो दायित्व का, वो क्या माना जाएगा? हानि। और यदि किसी दायित्व का मूल्य कम होगा, यानी 10,000 का दायित्व है और ये 10,000 की जगह कम होकर कितना रह गया? 8,000, यानी अब हमें 10,000 के स्थान पर कितने का पेमेंट करना है? 8,000 का। तो जो डिफरेंस है उसे हम क्या मानेंगे? लाभ। यानी संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा लाभ, और दायित्व का मूल्य बढ़ेगा तो हानि। संपत्ति का मूल्य कम होगा हानि, दायित्व का मूल्य कम होगा तो लाभ। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में अलग अलग संपत्ति और दायित्व के पुस्तक मूल्य भी बताएगा, यानी जो बैलेंस शीट में दिए गए हैं, और बाजारी मूल्य भी बताएगा जो पुनः मूल्यांकन के बाद उनका कंपैरिजन करके इन समीकरणों के आधार पर हम ये डिसीजन लेंगे कि लाभ है या हानि। और उस लाभ हानि को प्रदर्शित करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं पुनः मूल्यांकन खाता, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट।
रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस अकाउंट में दो ही चीज़ें आती हैं, या तो हमें लाभ है या हानि। तो सभी लाभ, यदि रिवैल्यूएशन के समय लाभ हैं, लाभ कब होंगे? जब संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा और दायित्व का मूल्य कम होगा। तो सभी लाभ इसके धनी पक्ष में यानी क्रेडिट साइड में दिखाए जाएंगे। और यदि हानि है, कब होगी हानि? संपत्तियों का मूल्य कम होगा तो हानि होगी, दायित्व का मूल्य कम होगा, दायित्व का मूल्य बढ़ेगा तो हानि होगी। तो सभी हानियों को इसके डेबिट साइड में यानी ऋणी पक्ष में दिखाएंगे। जो लाभ थे वो सारे क्रेडिट पक्ष में आ गए, जो हानि है वो सारे डेबिट पक्ष में आ गए। फिर इनका जो बैलेंस होगा, तो डेबिट साइड ज़्यादा होगी या क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी। तो पुनः मूल्यांकन खाते के शेष को लाभ या हानि मानकर पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में बांट दिया जाएगा। यानी जो साझेदार नए साझेदार के प्रवेश से पहले से हैं, उनका जो पुराना अनुपात है लाभ हानि विभाजन का, उसी अनुपात में इस लाभ हानि को बांट देंगे। लाभ हानि का कैसे पता चलेगा? ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे, पुनः मूल्यांकन खाता, इसका यदि धनी पक्ष, यानी धनी पक्ष कौन सा? जिसमें लाभ दिखाए थे, धनी पक्ष ऋणी पक्ष से अधिक है, यानी लाभ ज़्यादा है और हानि कम है, तो जो डिफरेंस है उसे क्या मानेंगे? हम लाभ मानेंगे। और यदि उल्टा है, मतलब इसका ऋणी पक्ष जिसमें हानि प्रदर्शित की गई है, इसका ऋणी पक्ष इसके धनी पक्ष से अधिक हो, यानी पुनः मूल्यांकन खाते का धनी पक्ष, पुनः मूल्यांकन खाते का ऋणी पक्ष इसके धनी पक्ष से अधिक है, जो दो डिफरेंस है उसे क्या मानेंगे? हानि। और ये लाभ और हानि कहाँ बटेगा? पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात। जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन के बाद जो डिफरेंस है वो या तो लाभ है या हानि है, लाभ हानि यहाँ से पता चलेगा। उस लाभ हानि को पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में बांट दिया जाएगा। और इस प्रकार से पुनः मूल्यांकन खाता यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। जब हम साझेदार के प्रवेश से संबंधित विभिन्न क्वेश्चन देखेंगे तो तब ये अकाउंट बनाया जाएगा। इन समीकरणों के आधार पर इस तरीके से लाभ हानि का निर्धारण किया जाएगा और उसको पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखें, इससे संबंधित यदि कोई बात आपकी नहीं समझ में आई है, कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, वरना अगली क्लास में हम ख्याति से संबंधित जो लेखांकन किया जाता है नए साझेदार प्रवेश पर, मूल्यांकन तो हम सीख चुके हैं, लेखांकन क्या होगा वो सीखेंगे। उसके बाद इसके प्रवेश से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।